अच्छा जी, तो होलसेल एफबीए में जो हमारे टूल्स यूज होंगे, आप लोग इस चीज को लिख भी लें ताकि आगे आप लोगों को पता हो कि हमने किन किन तरह के टूल्स को यूज करना है। अभी हम टूल्स पे हैं और रिलेटिवली हम लोग फिर एक्सटेंशंस पे भी चले जाएंगे। तो दो तरह के टूल हमारे यूज होने हैं होलसेल के अंदर। एक जो टूल यूज होना है हमारा, वो ऑब्वियसली जिसके साथ हम वर्किंग करते आ रहे हैं, वो है हमारा हीलियम 10। हीलियम 10 का टूल होगा, हीलियम 10 की प्रोडक्ट हंटिंग होगी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन यूज होगी। और उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी एक्सटेंशन यूज होगी, एक टूल यूज होगा, वो है हमारा कीपा। कीपा का टूल मोस्टली होलसेल के अंदर यूज होता है। कीपा का सबसे ज्यादा ताल्लुक ही होलसेल के अंदर है। ठीक है जी, आप कीपा की क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो मोस्टली काम होगा वो क्रोम की एक्सटेंशन के साथ ही होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखे ना, ये क्रोम एक्सटेंशन आ रही है आप लोगों के पास। हमारा जो काम होगा वो क्रोम एक्सटेंशन के साथ ही होगा। जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं होलसेल के, प्रोफेशनल होलसेल वीएस होते हैं, उन्होंने इसको परचेज किया होता है। उन्होंने कीपा की जो एक्सटेंशन होती है उसको परचेज किया होता है। ठीक है जी, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा हीलियम 10 के ऊपर ही है। हम इंशाल्लाह कल हम लोग कीपा के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हमें कीपा के ऊपर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम लोग कीपा की एक्सटेंशन को अपनी क्रोम की एक्सटेंशन में जरूर ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हीलियम 10 तो पहले से हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, क्राइटेरिया देखिएगा आप जरा। अब सबने गौर करना है क्राइटेरिया के ऊपर कि होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सर्चिंग। ठीक है जी, आज हम उन चीजों को देखेंगे। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। अब हम लोग क्राइटेरिया के ऊपर आ गए हैं और सारी बात इसी के ऊपर करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी पीएल के अंदर कि होलसेल में हम लोग बाजुकात, मोस्टली नहीं, लाइकली नहीं, लेकिन बाजुकात हम लोग गेटेड प्रोडक्ट्स में भी चले जाते हैं। अगर हमारे पास रजिस्टर्ड ब्रांड हो, ठीक है जी, हमारे पास ट्रेडमार्क वगैरह हो, तो हम लोग गेटेड प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। क्यों? अब उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो कि मैंने भी जो बात की है वो मैंने क्यों की है। बात ये है कि जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स में हमारे पास पेट फूड होते हैं, जो हमारे पास कैट फूड्स हो गए, डॉग फूड्स हो गए, हमारे पास सीरियल्स वगैरह हो गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होगी, हमारे पास यहाँ पे आईफोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सैमसंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास चार्जर्स वगैरह हैं। ये मोस्टली गेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। ठीक है जी, तो हम लोग होलसेल में गेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि अब ये चीज फ्यूचर में जाके हमें समझ आएगी कि क्योंकि होलसेल के अंदर हम लोग ब्रांड से अप्रूवल ले रहे होते हैं। होलसेल के अंदर हम लोग ब्रांड से अप्रूवल ले रहे होते हैं और हम लोग अपनी अलहदा लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर रहे होते हैं सिर्फ। ठीक है जी, जब हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्टिंग के ऊपर मी टू करते हैं, अप्रूवल उधर भी मांगा जाता है हमारा। उस केस में भी हमारा अप्रूवल हमसे मांगा जाएगा कि आप हमें अप्रूवल दिखाओ कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना अप्रूव है या नहीं है। आप हमें दिखाओ कि आप इन्वेंट्री कहाँ से ले रहे हो, कौन है आपका सप्लायर, उस वो ऑथेंटिक सप्लायर है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो अगर तो हम किसी और की लिस्टिंग के ऊपर मीटू कर रहे हो और किसी और से हम लोग इन्वेंट्री ले रहे हो, तो उस केस में हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हमें हम अमेजोन को उस सेलर की लाइसेंस वगैरह शो कराने पड़ेंगे, उसके बिजनेस लाइसेंस वगैरह शो कराने पड़ेंगे, उसके फूड अथॉरिटी वगैरह के लाइसेंस शो कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्री वगैरह शो करानी पड़ेगी, ये सब कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग जिसके ऊपर मी टू कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लिस्टिंग तो ऑलरेडी क्रिएटेड है अमेजोन के ऊपर, ठीक है जी, तो जब हम लोग किसी ऐसे सेलर की लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, ठीक है जी, और उसके पास तो अप्रूवल भी है, क्योंकि वो लिस्टिंग सेल कर रहा है, एक्टिव लिस्टिंग है, मतलब उसने अप्रूवल ले लिया हुआ है। तो अब हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर हम उसके ऊपर मीटू करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब हम उसके ऊपर मीटू कर रहे होंगे तो अमेजोन हमसे कहेगा, अप्रूवल मांगेगा हमसे कि आप मुझे बताओ कि आपको इस लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग करना क्या अप्रूवल है या नहीं है। तो अब क्योंकि इस केस में हम इन्वेंट्री कहां से ले रहे हैं, इस केस में हम इन्वेंट्री ले रहे हैं अपने सप्लायर से ही, जिसके ऊपर हम मीटू कर रहे हैं।
तो जिसके ऊपर हम मीटू कर रहे हैं उसी से इन्वेंट्री ले रहे हैं और उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस वगैरह मौजूद है। तो इस केस में हमें ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और गेटेड प्रोडक्ट पे तो सेल ही बहुत होती है, कम लोग होते हैं, ज्यादा सेल होती है। तो सिर्फ इन्हीं चीजों को फुलफिल करके हम लोग गेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से गेटेड प्रोडक्ट के ऊपर जाना काफी हद तक होल सेल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर अलाउ होता है। लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर एक लिमिट लगाऊंगा, मैं आप लोगों के ऊपर एक लिमिट ये लगा रहा हूं कि क्योंकि हम लोग एज अ न्यूबी हैं, हम लोगों को अभी गेटेड प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना, ये सब कुछ करना, ब्रांड से अप्रूवल लेना, ये सब कुछ अभी नहीं आता है। ठीक है जी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे पास कोई होलसेल का क्लाइंट आए और वो माइंड बना के आया हो कि मैंने इस बंदे से A to Z लॉन्च करवानी है और यही बंदा मेरा अकाउंट हैंडल करेगा, और हम उसको एक ऐसी प्रोडक्ट दे दें जो कि गेटेड है और वो कहे कि नहीं जी भाई इस बंदे ने मुझे बड़ा सेटिस्फाई किया है, तो इसको पता होना है कि इसने कैसे गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाना है। अब गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाने में होलसेल के अंदर भी अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। आपको पता है एक प्रोडक्ट को अनगेट करवाने में तकरीबन $400-500 लग जाते हैं यूएसए में। $400-500 लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को अनगेट करवाने में यूएसए के अंदर, यूके वगैरह का तो छोड़िए। तो अब ये कब हम करवा सकेंगे, जब हमारे पास थोड़ा बहुत एक नॉलेज होगा इस चीज का। ठीक हो गया जी, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने किन प्रोडक्ट्स के साथ जाना है? स्टार्टिंग में आप लोगों ने सिर्फ नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाना है। हमारे पास बड़ी पड़ी है नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इस तरह की कोई बात नहीं है कि होलसेल होता ही गेटेड प्रोडक्ट के अंदर है। ये सिर्फ लोगों की कह लें कि फैलाई हुई बातें, ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे होलसेलर वीएस हैं जो कि नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग स्टार्ट में जाएंगे नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये चीज हम लोगों ने माइंड में रखनी है। सीजनल ना हो, सीजनल तो बिल्कुल भी ना हो। सीजनल वाली बात के ऊपर तो बिल्कुल वही कल वाली चीज के हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। सीजनल की जब बात आएगी तो सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर ना हम होलसेल में जाएंगे ना हम पीएल के अंदर जाएंगे। ये हमारे ऊपर लिमिट है, ये हमारे ऊपर लिमिट है। सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर तो जाना ही नहीं अनलेस कि हमारा क्लाइंट खुद उस सीजनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। अनलेस हमारा क्लाइंट खुद उस सीजनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। ठीक है जी, और टेम्परेरी तौर पर उसने हमें हायर किया कि ये जी हमारी कैंपेन चला दो, बस सेल आ जाए जी, रैंक होने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में हम हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट कह रहा है कि नहीं जी आपने लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट आपने हंड करके देनी है, सब कुछ आपने करना है और मैंने छह महीने नहीं सिर्फ कमाना, मैंने पूरा साल कमाना है, तो उस केस में सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर कतई नहीं जाना, होलसेल में भी और पीएल में भी। ठीक है जी, तो अब आप लोग ऐसा करें कि अपने पास एक कॉपी पेंसिल जरूर रख लें, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में या उसको साथ साथ नोट जरूर करते रहें। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नोट जरूर करें। नोट करने की फायदा ये है कि आपके जो नोट्स बन जाते हैं ना, अगर आप लोग अच्छे नोट्स बना रहे हैं, आप में से जो भी अच्छे नोट्स बना रहा है, तो वो नोट भी जो नोट्स बन रहे हैं ना उसके वीए के नोट्स, वो भी उसका एसेट है। जो वीए के नोट्स बन रहे हैं वो भी उसका एसेट है। अगर आप लोग ग्रुप में आजकल एक्टिव हैं तो आप लोगों को आजकल नजर आ रहा होगा कि आजकल वो उनके वीएस के सेशन हो रहे हैं, न्यूबीज आ रहे हैं, तो वो सीनियर से कहते हैं कि हमें अपने नोट्स दो जो आपने बनाए थे, और वो उनको पैसों में दे रही हैं। एक बंदे को 500-500 600 में नोट्स दे रहे हैं अपने सारे। तो इधर तो हर जगह ही पैसा है। तो आप में से जो भी अच्छे नोट्स बना रहा है तो उसके लिए भी एसेट है। मेरे पास आज भी मेरे नोट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। नोट्स जरूर बनाए, ये आपको बहुत जगह हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, तो आते हैं जी कैटेगरीज। अच्छा, तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सजेशन दी है कि हमने क्योंकि नॉलेज लेना है, अभी हमने हर कैटेगरी में से अभी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, तो मैं ये नहीं कर सकता अभी यहाँ पे होलसेल के अंदर, मैं यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगाना चाहता कैटेगरी में। मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी से मुझे प्रोडक्ट नजर आए, जो मैं आगे क्राइटेरिया पुट करूंगा उसमें हर कैटेगरी से मुझे प्रोडक्ट नजर आए, ताकि मेरा जो नॉलेज हो वो वास्ट हो और मुझे पता लगे कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती हैं और इनमें से ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे है। तो मैं क्राइटेरिया कैटेगरी की कोई लिमिट पुट नहीं कर रहा। अच्छा जी, मंथली रेवेन्यू। अब होलसेल के अंदर मंथली रेवेन्यू की बात अगर की जाए तो क्या जेहन में आता है आप लोगों के? पीएल में तो एक ही चीज जेहन में आ रही थी ना। पीएल में क्या चीज जेहन में आ रही थी कि सिर्फ एक सेलर है और वही इतना कमा रहा है। पीएल के अंदर क्या चीज नजर आ रही थी कि सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे 20,000 पुट करते हैं, 10,000 पुट करते हैं, तो हमें पता होता था कि हमें वो प्रोडक्ट नजर आएगी पीएल की जो एक सेलर, नंबर ऑफ सेलर वन ही होना है और वही 10 के 10,000 कमा रहा होना है। लेकिन होलसेल के अंदर ये चीज नहीं है।
होलसेल के अंदर अगर हम यहाँ पे 5,000 पुट करते हैं या 20,000 पुट करते हैं, तो वो 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ बाय बॉक्स विन परसेंटेज होता है वो, कि जिसके पास ज्यादा बाय बॉक्स परसेंटेज है उसके पास इस 20,000 में से ज्यादा रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज हमें पता होनी चाहिए। रिकमेंडेशंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि हमारे पास के मिनिमम रेवेन्यू कितनी अर्न कर रही होनी चाहिए हमारी लिस्टिंग। हमारी लिस्टिंग जहन थोड़ा ना इस चीज पे गौर कीजिएगा कि पीएल पीएल को थोड़ा सा कंपेयर करें इसके साथ। पीएल में जब मैंने यहाँ पे रेवेन्यू पुट की थी, तो मैंने क्या चीज आपको बताई थी कि पूरी नीश की एवरेज। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या बात की, इंडिविजुअल लिस्टिंग। यहाँ पे हमारा काम कहाँ पे है, इंडिविजुअल लिस्टिंग के साथ है। पीएल में पूरी नीश के साथ था, इधर इंडिविजुअल लिस्टिंग के साथ है। ठीक है जी। हमारा पीएल में हमारा मकसद होता था कि अगर हम जिस नीश में जा रहे हैं उस नीश में मोस्टली, बल्कि सारे लोग ही बहुत अच्छी रेवेन्यू अर्न कर रहे होने चाहिए, 10,000 15,000 से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। लेकिन होलसेल में हमारा मकसद क्या है, होलसेल में हमारा मकसद ये है कि दूसरा कमाए या ना कमाए, दूसरा भावे $100 की सेल भी ना कर रहा हो, लेकिन जिस लिस्टिंग के ऊपर हमने मीटू करना है, जिस ब्रांड के साथ हमने अटैच होना है, वो 10,000 से ज्यादा की रेवेन्यू जरूर अर्न कर रहा होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मिनिमम की लिमिट हम क्या पुट करेंगे, हम मिनिमम की लिमिट पुट करेंगे $10,000। .com में हम लोग, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मैक्सिमम की लिमिट तो कोई नहीं है रिकमेंडेशंस के अंदर, रिकमेंडेशंस के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना जितना आप मैक्सिमम पे जाएंगे ना, जितना मैक्सिमम रेवेन्यू की तरफ जाएंगे, तो चाहे आप लोग इंडिविजुअल लिस्टिंग के ऊपर ही है, चाहे पूरी नीश के ऊपर नहीं है, तो पूरी नीश के ऊपर ना होने का सिमरा ये नहीं है कि आप लोग कंपटीशन से बच गए हुए, नहीं। होलसेल में तो बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन है। ठीक है जी। तो अगर जिस तरह आप पीएल में रेवेन्यू इंक्रीज करते जाते थे, कंपटीशन इंक्रीज होता जाता था ना, इसी तरह होलसेल में ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा अगर आप लोग लिस्टिंग की मैक्सिमम रेंज की ऊपर जाते रहेंगे। मतलब अगर आप 10,000 से 20,000 पे जाएंगे रेवेन्यू वाली लिस्टिंग के ऊपर, तो उसका कंपटीशन कुछ और होगा। आप 40,000 वाली पे जाएंगे ना, तो आपको नजर आएगा कंपटीशन, आपको पता लगेगा कि उस लिस्टिंग के ऊपर जो $40,000 की रेवेन्यू अर्न कर रही है, जो लोग उसके ऊपर मीटू करके बैठे हुए हैं, चाहे 5 हैं 10 हैं जितने भी हैं, उनकी उनका बहुत हाई कंपटीशन है। उनके रिव्यूज ही हजारों में रिव्यूज हैं, 12-12 14-14 हजार रिव्यूज हैं उनके। बाय बॉक्स परसेंटेज इनके पास बहुत ज्यादा है, प्राइस इन्होंने बहुत मिनिमम टारगेट की हुई है। तो फिर इसी तरह कंपटीशन बढ़ता जाता है जिस तरह आप रेवेन्यू इंक्रीज करे जाएंगे। तो मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। प्राइस 15। अब यहाँ पे होलसेल के अंदर हमारा प्राइस का फैक्टर तो बहुत एक सीरियस फैक्टर है। होलसेल के अंदर जो प्राइस वाला फैक्टर है ये बहुत एक सीरियस फैक्टर है। प्राइस के ऊपर तो होलसेल में मैं कहता हूँ कि जंगे हो जाती हैं। होलसेल में प्राइस वाले फैक्टर के ऊपर लड़ाइयां हो जाती हैं। लोग कंपीट ही सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर कर रहे हैं। लोग कंपीट ही सिर्फ इसी फैक्टर के ऊपर कर रहे हैं। लोग जीत भी इसी फैक्टर से रहे हैं, लोग हार भी इसी फैक्टर से रहे हैं, प्राइस के फैक्टर के साथ। तो अगर हम प्राइस मिनिमम मिनिमम प्राइस की तरफ जाएंगे ना, जब हम मिनिमम प्राइस की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा कंपटीशन आएगा। जितनी मिनिमम प्राइस उतना ज्यादा कंपटीशन, ये लिख लें। जितनी हाई रेवेन्यू उतना ज्यादा कंपटीशन, जितनी मिनिमम प्राइस, जितनी मिनिमम प्राइस उतना ज्यादा कंपटीशन। आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक प्रोडक्ट है $10 की, वो प्रोडक्ट है आपको पीछे से $4 की मिल रही है, ऊपर से ऊपर से $5 का अमेजोन की एफबीए फीस है, तो आपको क्या बच रहा है, $1। क्या कर लेना है उस $1 का, आपने कुछ भी नहीं कर लेना। और वहां पे जो कॉपरेटर्स बैठे हुए हैं, उनमें से कोई 9.99 टारगेट करके बैठा है, कोई 9.95, कोई 8 भी टारगेट करके बैठा हुआ है। मतलब कि इतना हाई कंपटीशन। ठीक है जी। तो इतने हाई कंपटीशन में हमने कतई नहीं जाना है, तो प्राइस को एक लिमिट से ज्यादा ही रखें। 15 से ज्यादा प्राइस रखें आप, 15 से नीचे वाली प्राइस पे जाने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिव्यू काउंट मिनिमम 4। 4 इसलिए क्योंकि ताकि हमें पता हो कि भाई लिस्टिंग की क्वालिटी है, कुछ लिस्टिंग की कोई क्वालिटी है, ओवरऑल लिस्टिंग की क्वालिटी है, बैड रिव्यूज थोड़े हैं,
ठीक है जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट के ऊपर जो बायर्स हैं वो भी ठीक है, कोई अब्यूसिव बायर्स नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसकी 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा ही हो। अच्छा ये रिव्यू काउंट है, सॉरी मैं रेटिंग लगा, अच्छा रिव्यू काउंट, सॉरी रेटिंग यहाँ पे 4 आनी चाहिए थी, रेटिंग 4 है। रिव्यू काउंट की बात कर लेते हैं, रिव्यू काउंट क्या है। रिव्यू काउंट का ये है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग जब पीएल में थे तब हम लोग ओवरऑल नीच की बात कर रहे थे। ओवरऑल नीच में हम यहाँ पे 150 250 की रेंज लगते थे, लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिविजुअल लिस्टिंग की, तो इंडिविजुअल लिस्टिंग में क्योंकि हम लोग ओवरऑल से कम नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, यहाँ पे मिनिमम एक लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज 50 होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि 400 500 600 या 1000 से ज्यादा ना जाएं, ठीक है जी। 1000 से ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन मिनिमम 50 से कम नहीं होने चाहिए। 50 से कम होंगे तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो न्यू लिस्टिंग होती है उनकी सेल बहुत होती है, लेकिन उनके ऊपर रिव्यूज नहीं होते, तो हम लोग उस अच्छी प्रोडक्ट को छोड़ देते होते हैं। तो उस चीज को देखते हुए जो सीनियर्स हैं, जो सब लोग हैं, उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि 50 की रेंज रखी जाए, ताकि हमें न्यू सेलर्स का भी पता लग जाए, जो न्यू न्यू आए हैं, होल सेलिंग अलाउ करते हैं, ठीक है जी, और उनके ऊपर रेवेन्यू भी बहुत है, तो वो भी हमें मिल जाए, और जो पुराने वाले सेलर्स हैं वो भी हमें मिल जाए, हम कोई अच्छी चीज को गवाए ना। यहाँ पे जो मिनिमम की जो हमारे पास लिमिट है रिव्यू काउंट की, वो 50 है। मैक्सिमम मैं आपको कहूंगा कि 1000 तक रहें, उससे ज्यादा ना जाए। अच्छा जी, एडवांस फिल्टर्स में जाना पड़ना है इस केस में हमें। पीएल में हम लोग नहीं गए, लेकिन इस केस में हमें जाना पड़ना है, क्योंकि इस केस में हमें 2 से 3 चीजें यहाँ पे भी ऐड करनी पड़नी है कि नंबर ऑफ सेलर्स, सबसे पहले तो आ जाए नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हो हमारी लिस्टिंग के ऊपर, जो कि कल भी शायद आप लोगों में से किसी एक ने पूछा था, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर जब हम किसी लिस्टिंग के ऊपर मी टू करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी कितने सेलर्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 4 हो, मिनिमम 4 हो। वजह, अगर, क्योंकि होता ये है कि अगर कोई लिस्टिंग है ना उसके ऊपर 4 से कम सेलर्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो खुद ही 2-3 दफा मीटू करके बैठा है, या उसने सिर्फ अपने पसंदीदा ब्रांड्स को रखा हुआ है और वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि या तो उसने 2 दफा खुद ही मीटू किया हुआ है, 2-3 दफा, या उसने अपने साथ खुद भी वो लॉन्च की हुई है उसने, और अपने साथ सिर्फ 1 या 2 ऐसे पसंदीदा सेलर्स को रखा हुआ है जो कि या तो उसके पार्टनर्स हैं, और उनके अलावा वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा उसके ऊपर मीटू करना, तो ये रिस्की काम हो जाएगा फिर। तो हमने यहाँ पे लिमिट रख दी कि 4 से कम सेलर्स नहीं होने चाहिए। 4 से ज्यादा सेलर्स होंगे, इसका मतलब हमें पता लगेगा कि अगर उसकी उस लिस्टिंग के ऊपर 4 से ज्यादा सेलर्स हैं, उन सब ने उनके ऊपर मीटू किया हुआ है, तो जब हम उस ब्रांड से अप्रूवल मांगेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें भी वो अप्रूवल दे देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने लोगों को अप्रूवल दिया हुआ है, तो हमें भी अप्रूवल दे देगा अगर हम अपने लवाजमात पूरे करेंगे, ठीक है जी। तो ये मी टू करवाने की परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है, कि वो हमें अलाउ कर देगा, अलाउंस की परसेंटेज इंक्रीज कर देता है ये। बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए जी। अब यहाँ पे क्योंकि हम इंडिविजुअल लिस्टिंग्स पे हैं, अगर इंडिविजुअल लिस्टिंग में इंडिविजुअल बीएसआर होता है, तो जितना कम बीएसआर उतनी ज्यादा कंपटीशन, तो हम इस चीज को नहीं करना चाहते। स्टार्टिंग में है, हम लोग एज ए न्यू भी हैं, हमारे पास अभी इतना तजुर्बा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट के ऊपर जा सकें, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट जरूर सिलेक्ट करेंगे कि हमारा बीएसआर कितना होना चाहिए, क्योंकि जितना कम बीएसआर होता है उतनी ही ज्यादा सेल होती है, उतनी ही ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, और उतनी ही मिनिमम प्राइसेस को टारगेट किया होता है, और उतना ही मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर मीटू करना। तो बीएसआर की लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी बीएसआर की जो लिमिट होनी चाहिए वो 15,000 से लेकर हमारी होनी चाहिए 60,000 तक, ठीक है जी। इसमें हमें मीडियम रेंज और अच्छी रेंज की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी हाई सेलिंग वाली प्रोडक्ट और मीडियम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट भी यहाँ पे हमें मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, हाँ इसके अलावा फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट एफबीए होनी चाहिए, एफबीएम नहीं होनी चाहिए। जो मेन लिस्टिंग की फुलफिलमेंट हो ना, जो मेन लिस्टिंग की फुलफिलमेंट हो, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, जो हमारी मेन लिस्टिंग की फुलफिलमेंट हो, मेन लिस्टिंग, वो एफबीए की होनी चाहिए, वो एफबीए वाली होनी चाहिए, ना कि एफबीएम वाली, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं यूएसए में। वेट के ऊपर आ जाते हैं अब।
अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोग शायद आप लोग ग्रुप में देख रहे होगे कि आजकल आजकल तो नहीं, वैसे ना नया एक ना एक बैकड्रॉप, एक नया इशू, एक नया एरर सामने आया है। वो ये आया कि जी amazon ना, हम एस्टिमेशन लगाते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं मोस्टली, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस में गलती करते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं हम लोग, ऊपर ऊपर से देख के कहते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट एनालाइज कर लिया जी, ये देखिए जी इसका प्रॉफिट है और लो जी। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हकीकत में चीजें हमारे से बहुत ज्यादा आगे होती हैं। हमने सोचा होता है कि हमें चार्जेस पड़ेंगे 5, लेकिन पढ़ हमें 7 रहे होते हैं। तो हमारा प्रॉफिट जहाँ 30% था, वहीं 10% प्रॉफिट आगे रह गया हमारा। वजह क्या बनी है, हमने तो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिहाज से किया था। हमारा कॉम्पिटिटर भी 15 15 डॉलर की प्रोडक्ट रख के बैठा हुआ है, हमने भी 15 डॉलर की प्रोडक्ट रखी हुई है। उसको 4 डॉलर एफबीए फीस पड़ी है, हमें 6 डॉलर पड़ी है। वजह क्या है? वजह ये है भाईजान कि आपकी या तो पैकेजिंग बहुत बड़ी है, या आपकी प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है। प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो तब भी आपकी एफबीए फीस बढ़ जाती है, या अगर प्रोडक्ट का वेट बिल्कुल आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के वेट के बराबर हो, लेकिन जो आपकी पैकेजिंग हो वो बड़ी हो आपके कॉम्पिटिटर्स की पैकेजिंग के साथ। क्या पता आपका कॉम्पिटिटर बड़ी क्या नाम है कंप्रेस पैकेजिंग करवा रहा हो, ताकि बहुत थोड़ी स्पेस कवर किए रहे उसकी लिस्टिंग, उसकी जो इन्वेंट्री है, तो उसके उसकी एफबीए प्राइस भी कम है। हमने देखा था ना, जब हम लोग पीएल में हम लोग एक्सेल रन करते हैं, हमें दो स्टार्टिंग में दो सेलर नजर आए थे, दोनों ने सेम प्राइस टारगेट की हुई थी, और एक की एफबीए फीस ज्यादा थी। तो उसमें 3 इश्यूज थे। 3 वजह हो सकती हैं, या तो उसका वेयर हाउस वेस्टर्न वाला था, वेस्टर्न वाला ना हो। दूसरा इशू क्या है कि उसकी प्रोडक्ट का वेट ज्यादा होगा। वेट भी ज्यादा ना हो तो तीसरा इशू जो छुपा हुआ इशू है, जो हिडन इशू है, वो ये था कि उसकी जो इन्वेंट्री की पैकेजिंग है उसका साइज ज्यादा है उसके कॉम्पिटिटर्स की साइज से। ठीक है जी, तो इस वजह से हमें एफबीए प्राइस भी ज्यादा पड़ती है। तो फिर हमें ये चीज समझ नहीं लगती है, हम पैकेजिंग ठीक करवाते ही नहीं है। हमें क्या पता कि हमारे कॉम्पिटिटर की क्या पैकेजिंग है। तो हमें पता कब लगता है, जब हमारी लॉन्च हो जाती है, बाद में प्रॉफिट कम आ रहा होता है, हम सिर्फ सेल्स को देके खुश हो रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड पे सिर्फ 10% प्रॉफिट होता है। हम कहते हैं जी वाह जी क्या लॉन्च है। ठीक है जी। तो यहाँ पे होल सेल में हम इस चीज के ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। और होल सेल में क्योंकि ज्यादा अगर एफबीएफ प्राइस पड़ गई, हम तो क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट में, होल सेल में प्रॉफिट बहुत थोड़ा होता है। यही वजह है कि मैं होल सेल को पीएल के मुकाबले का नहीं समझता। होल सेल में प्रॉफिट बहुत थोड़ा होता है। पीएल में जहां आप लोग 30 30 40 40% प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, होल सेल में वही हमारा प्रॉफिट 10% 15% का प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से प्रॉफिट में से लेट्स सपोज हमारी 10 डॉलर की प्रोडक्ट है और 3 डॉलर हमारा प्रॉफिट है, तो 3 में से हमने 1.5 या 1 डॉलर हमने देना होता है अपने मैन्युफैक्चरर को, जो जिसकी लिस्टिंग है। आज आके हमें बचता है 1.5 डॉलर, तो वो क्या बना 15%। तो होल सेल में प्रॉफिट मैक्सिमम यही 15% 20% का होता है। तो अगर हमारा प्रॉफिट इतना थोड़ा प्रॉफिट है, तो अगर इतने थोड़े प्रॉफिट में हम लोग और अगर अपनी एफपीए प्राइसेस ही बढ़ा लें, तो आ जाके जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसने तो सेम ही पैसे लेने हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी जीरो पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर लिमिट ये है कि होल सेल में आप लोग 5 किलोग्राम की प्रोडक्ट से ज्यादा इंक्रीज ना करें। आपकी अगर लिस्टिंग है, आपकी अगर इन्वेंट्री है, या आपका यूनिट है वो 5 केजी से बढ़ जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर एफबीए प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। तो 5 केजी से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये चीज भी हम लोगों ने वेरीफाई करनी है। ठीक सर है जी। केजी और का इसमें फॉर्मूला। जिस मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं उस लिहाज से कर लें, केजी है यहाँ पे। ये एलबीज है, सॉरी ये एलबीज है, एलबीज 5 एलबी से ज्यादा ना हो। अच्छा जी, और कोई चीज ऐसी नहीं है एक्सक्लूसिव ब्रांड वगैरह, कोई इस तरह की चीज नहीं है। सारी चीजें हमने यहाँ पे पुट कर ली है। एडवांस फिल्टर भी हो गया हमारा, हमारा ऊपर वाला भी हो गया। कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको सर्च करें। चल जी, नीचे आ गए, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। फिल्टर कर लेते हैं इन्हें, प्राइस के लिहाज से फिल्टर करें, नहीं सेल्स के लिहाज से कर लेते हैं, ताकि अच्छी सेल वाली हमें पहले मिल जाए। ठीक है जी, सेल्स के लिहाज से मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया है। अब आ जाते हैं जी नीचे। अच्छा जी, ऑलिव ऑयल, विटामिन ऑयल गेटेड है। 35 सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, मतलब इतने ज्यादा सेलर्स भी ना हो।
कोई कम से कम अगर मैंने मिनिमम रेंज आ रखी है तो मैक्सिमम रेंज आप यही रखें कि 20 तक हो, 20 से ज्यादा ना हो। इतने ज्यादा सेलर्स में फिर थोड़ा compete करना मुश्किल हो जाता है। तो 20 सेलर मैक्सिमम हो, 20 हो, 18 हो, 15 हो जाए, ये रीजनेबल है, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा जी, इसको भी नीचे करना है हमने। अच्छा, ये ब्रश आया है हमारे पास, ये क्या है? पेंट ब्रश। नंबर ऑफ सेलर 4 है, प्राइस 39 है, ठीक है। मंथली सेल 685 है, 27 के रेवेन्यू है, 15,000 का BSR है, 664 रिव्यूज हैं, 4.8 इसका रेटिंग है, रिव्यू रेटिंग है। तो इसको एक दफा जी चेक कर लेते हैं। इसका एसिन पकड़ लें या इसको ही देख लेते हैं सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी नीच को तो देखना ही नहीं, सिंपल लिस्टिंग्स को देखना है। तो यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं लिस्टिंग के ऊपर। अच्छा जी, लिस्टिंग के ऊपर आए जी, कोड USA का ही है। चलें जी, नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, 4 सेलर्स हैं, लिस्टिंग भी अच्छी खासी है, 642 के रिव्यूज हैं। ये हीलियम 10 ग्राफ है। मेरा कीपा का ग्राफ कहाँ पे है? ये मेरा कीपा का ग्राफ है। कीपा के ग्राफ को स्टडी करना मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगा। ये कीपा का ग्राफ है, वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैं लिस्टिंग पे आया, तो अब मैंने क्या करना है? मैंने लिस्टिंग की रेवेन्यू देखी, लिस्टिंग की रेवेन्यू अच्छी है, मेरी रेंज में रेवेन्यू है, रिव्यूज अच्छे हैं, नंबर ऑफ सेलर्स ठीक है, 4 सेलर हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो मैं ये देखे ना, न्यू सेलर, अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से सेलर हैं। ठीक है जी, अब सेलर्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब क्योंकि अब मैं इस पार्ट से निकल गया, मैं इस पार्ट से निकल के ना, अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गया। अब मैं करनी है लिस्टिंग एनालिसिस करनी है मैंने, और सेलर एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे देखें जी, मुझे नजर आ रहा है कि न्यू सेलर्स यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको मैं एक नए टैब में खोल लेता हूँ, ताकि मैं इंडिविजुअली सारे सेलर्स को देख सकूं। मुझे इनमें से पता हो कि कौन FBA कर रहा है, कौन FPM कर रहा है। मैं अब इन चीजों को देखना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये सेलर्स हैं मेरे पास, 4 सेलर्स हैं, जिनमें से Amazon कोई भी नहीं है। सबसे पहले क्या चीज वेरीफाई करनी है कि आपके जो सेलर्स हैं, जो उस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करके बैठे हैं, उनमें से कोई भी Amazon ना हो, उनमें से कोई भी Amazon ना हो। जब कंपटीशन में Amazon आ जाएगा तो हमारे हाथ उसी टाइम खड़े, हमने उसी टाइम लिस्टिंग को बंद करना है और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले जाना है। तो लिस्टिंग में कभी भी Amazon ना हो, इस चीज को हम लोगों ने वेरीफाई करना है। प्राइस की सैचुरेशन भी है, मतलब इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 39 42, मतलब 2-3 पाउंड, $2-3 का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ये चीज बहुत अच्छी है, इस चीज के ऊपर नजर आई है। कंडीशन सिर्फ ये न्यू है, ये यूज्ड कंडीशन में सेल नहीं कर रहे, हमने भी न्यू कंडीशन में सेल करना है, यूज्ड कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यूज्ड कंडीशन में प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्योंकि Amazon के ऊपर न्यू कंडीशन भी सेल होती है प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं, यूज प्रोडक्ट भी सेल होती हैं, यूज्ड एंड न्यू प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं। तो हमने उतनी वेरिएशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग यूज प्रोडक्ट में जाते हैं ना, तो उधर फिर हमें अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, कंडीशन नोट्स वगैरह देने होते हैं, वो हमारे पास होते ही नहीं। तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग इनिशियल स्टेज पे ही रहेंगे, तो हम लोग न्यू कंडीशन में रहेंगे। अच्छा जी, देख लेते हैं इनमें से कौन से FBA के सेलर हैं। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है फुलफिलमेंट पे Amazon का। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा सेलर्स हो, लेट्स सपोज 16 या 17 सेलर्स हो, और आप देखना चाहें, क्योंकि आपका कंपटीशन किनके साथ है? आपका कंपटीशन है FBA वाले सेलर के साथ, और मोस्टली जो FBA वाले सेलर्स होते हैं उन्होंने मिनिमम प्राइस टारगेट की होती है। FBM वाले सेलर थोड़ी ज्यादा प्राइस टारगेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कोरियर चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है जी। तो हमने देखने होते हैं सिर्फ FBA वाले सेलर। तो यहाँ पे आपको शिपिंग नजर आ रही है, शिपिंग के नीचे प्राइम का टैग है आपका, प्राइम के टैग को क्लिक करें। तो आपको प्राइम के टैग को क्लिक करने के बाद, क्योंकि प्राइम का टैग किनको मिलता है? सिर्फ FBA वाले सेलर्स को। मैंने प्राइम का फिल्टर अप्लाई किया, तो ये चारों के चार सेलर प्राइम के सेलर्स हैं, ये सारे FBA करके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इनमें से कोई Amazon नहीं है, बेहतरीन चीज है कि इनमें से कोई Amazon नहीं है। सेकंड चीज मैंने क्या वेरीफाई करनी है कि इस लिस्टिंग का जो एक्चुअल सेलर है, क्या वो तो नहीं इस लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके बैठा हुआ, या इस लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग कर रहा। लिमिट क्या है होल सेल के अंदर? आज हम आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की तरफ। टेक्निकलिटीज ये है होलसेल के अंदर, कि जब आप कोई प्रोडक्ट हंट करें, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका क्या नाम है, मीटू करके बैठे हुए ना लोग, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लोग मीटू करके बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी सेलर आपका एक्चुअल लिस्टिंग वाला सेलर नहीं होना चाहिए। मतलब इस लिस्टिंग का एक्चुअल सेलर कौन है? पर्डी स्टोर। पर्डी स्टोर इस लिस्टिंग का एक्चुअल सेलर है।
तो अगर वो भी मार्केट में बैठा होगा, मार्केट में सेलिंग कर रहा होगा इस लिस्टिंग के ऊपर, तो मैं कभी भी उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा। ये बात मेरी नोट कर लो जरा। अगर मेरा एक्चुअल सेलर है जिससे मैंने इन्वेंट्री लेनी है, जो इस लिस्टिंग का मालिक है, वो भी इस लिस्टिंग के ऊपर होल सेलिंग कर रहा होगा, तो कभी भी हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाना। ठीक है जी। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मेन सेलर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई थर्ड सेलर या दूसरा सेलर मेरे से ऊपर आके रैंक हो। अब यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं सारे हमारे पास सेकंड सेलर्स हैं, थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, जिनकी ये लिस्टिंग नहीं है, जो कि होलसेल कर रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। इन्वेंट्री वो पीछे से ले रहे हैं, बस यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इनको compete करना इजी है, इनको हम प्राइस में इजीली compete कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन सेलर आ जाए यहाँ पे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ही अपनी है, यहाँ पे अगर मेन सेलर आ जाए, यहाँ पे अगर कोई चाइनीज सेलर आ जाए, यहाँ पे अगर अमेजोन खुद आ जाए, तो हम उनको compete नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मिनिमम प्राइस टारगेट कर लेते होते हैं। ठीक है जी। तो इन स्क्रीन तीन ऑफ हो चीजों गई को है। हमने हमेशा वेरीफाई करना है। जी स्क्रीन, मुझे पता है कि स्क्रीन ऑफ हो गई है, लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है, तो 1 मिनट है मुझे। ठीक है जी। तो इन चीजों को हमने हमेशा वेरीफाई करना है कि कभी भी हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर होल सेलिंग नहीं करनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर मेन सेलर सेलिंग कर रहा हो, मेन सेलर बाय बॉक्स में अवेलेबल हो। अगर मेन सेलर बाय बॉक्स में बैठा हुआ है, बाय बॉक्स का मतलब क्या? ये भी एक हमारे पास एक टेक्निकल चीज है, तो ये थोड़ी मिक्सअप हो जाएगी। हम इसको आगे चल के इंशाल्लाह फ्यूचर में इस चीज को देखेंगे कि बाय बॉक्स में कंपटीशन में मेन सेलर नहीं होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ ना कि बाय बॉक्स में ना हो, तो बाय बॉक्स में होने का मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग ना कर रहा हो, कॉम्पिटिटर ना बना हो हमारा। क्योंकि बाय बॉक्स किसको मिलेगा? हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा। अब अगर जो 4 सेलर बैठे हुए थे, इनमें से एक हमारा मेन सेलर भी होगा, तो ऑब्वियसली फिर वो बाय बॉक्स में हमारा कॉम्पिटिटर होगा। जिसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलना है उसको ज्यादा ऑर्डर मिलने हैं। अब वो मिनिमम प्राइस टारगेट करेगा, और उसने हमें जो लिमिट दी हुई है, उसमें उस लिमिट से हम लोग कम जा ही नहीं सकते। वो खुद उस लिमिट से कम चला जाएगा। बाय बॉक्स तो ऑब्वियसली ज्यादा देर तक उसी के पास रहेगा, ऑर्डर भी ज्यादा देर तक उसी के पास रहेंगे। हम क्या करेंगे फिर? ठीक है जी। तो कभी भी आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के ऊपर मी टू नहीं करना जिस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स में मेन सेलर बैठा हो। बाय बॉक्स में अभी कौन से सेलर बैठे हुए थे? बाय बॉक्स में अभी सिर्फ यही 4 सेलर बैठे हुए थे। बाय बॉक्स अभी इन्हीं 4 सेलर्स के बीच में रिवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था। अगर यहाँ पे अमेजोन आ जाएगा तो अमेजोन के पास भी जाएगा बाय बॉक्स, अगर हम जाएंगे तो हमारे पास भी बाय बॉक्स आएगा, और अगर मेन सेलर भी आ जाएगा तो उस सेलर के पास भी बाय बॉक्स आएगा। तो जिसकी प्राइस अच्छी होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बाय बॉक्स सबसे ज्यादा उस बंदे के पास रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक हो गया। तो अभी करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो अभी माइंड में क्या रखना है सिर्फ, कि बहुत इनिशियल चीज है कि कभी भी एक ऐसी प्रोडक्ट जो हमने होलसेल के लिए सर्च करनी है, उस प्रोडक्ट में जो मेन सेलर है वो कभी सेलिंग ना कर रहा हो। ठीक है जी। बाय बॉक्स में वो ना हो, मेन सेलिंग ना करो, बाय बॉक्स में ना हो, उसको हम इंशाल्लाह आगे चल के वो कवर कर लेंगे। बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स किस तरह मन किया जाता है, वो उसके ऊपर पहले हम एक लेक्चर रखेंगे, फिर हम इन चीजों की तरफ आएंगे। तो लेकिन मेन चीज क्या है कि कभी भी वो सेलिंग ना कर रहा हो, Amazon ना बैठा हो इस लिस्टिंग के ऊपर, Amazon इस लिस्टिंग के ऊपर सेलिंग ना कर रहा हो। ठीक है जी। और उसके ऊपर चाइनीज सेलर्स ना हो, क्योंकि ये जो चाइनीज सेलर्स हैं, ये जो Amazon है, और ये जो मेन सेलर है ना लिस्टिंग वाला, ये अगर कंपटीशन में आ जाए तो हमारे लिए बाय बॉक्स को विन करना, हमारे लिए ऑर्डर विन करना, हमारे लिए ऑर्डर विन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको compete कर ही नहीं सकते। एक आप कह लें कि बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। तो आप लोगों ने ये चीज जरूर वेरीफाई करनी है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर होल सेलिंग करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon या मेन सेलर या चाइनीज सेलर ना बैठे हो। ठीक है जी। ये चीज हम लोगों ने जरूर वेरीफाई करनी है। ये चीज आप लोग क्राइटेरिया में मेंशन कर सकते हैं, आप लोग इस चीज को अपने क्राइटेरिया में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज हम लोगों ने देखनी होती है होल सेल की प्रोडक्ट्स के लिए। और बिल्कुल यही कि जो हमने क्राइटेरिया मेंशन किया था, होपफुली आप लोगों ने वो क्राइटेरिया लिख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से वो क्राइटेरिया मेरा रिमूव हो गया है। लेकिन अगर नहीं लिखा तो मुझे बता दें, मैं दोबारा वो बता देता हूँ आपको। वो क्राइटेरिया नहीं सर, बहुत लिख लिया इंपॉर्टेंट। हुआ है। हाँ, क्राइटेरिया जरूर, अगर किसी ने नहीं लिखा ना तो ग्रुप में शेयर करवा लें, ताकि उस क्राइटेरिया का पता हो।
उन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। अब सबसे पहले तो जिस लिस्टिंग के ऊपर हम गए थे लास्ट टाइम, उसके ऊपर हम देखेंगे कि कितनी सेल कितनी आ रही है। वो हमने देखा कि 27,000 की सेल आ रही है। ठीक है जी। नंबर ऑफ सेलर्स भी 4 है। में उसके ऊपर मतलब बैठे बैठे हमें एक होल सेल की प्रोडक्ट मिल गई। अभी देखे ना कितना मतलब इजी हो गया चीज। कि उसके ऊपर अभी वो कीपा का ग्राफ वगैरह रन करना है उस हमने उससे, लेकिन 50% हंटिंग हमारी बैठे बैठे हो गई है। हमें एक ऐसी लिस्टिंग मिल गई जिसके ऊपर अमेजोन नहीं था, जिसके ऊपर ब्रांड, जिसके ऊपर मेन सेलर नहीं था, जिसके ऊपर चाइनीज सेलर नहीं था। सारे एफबीए कर रहे थे। वैसे ये सारे ही एफबीए कर रहे थे। ये चीज भी थोड़ी मैं कहता हूँ कि बैकड्रॉप वाली है। होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये सारे एफबीए कर रहे थे। ठीक है जी। सेल भी 25,000 थी। रिव्यू भी 662 थे। ठीक थे रिव्यू, मतलब ज्यादा कोई हाई रिव्यू नहीं थे। ठीक है जी। कंपटीशन भी मतलब उन्होंने किसी कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस टारगेट करके बैठा हो। मतलब रीजनेबल था। मतलब 45 ये प्राइस थी अगर प्रोडक्ट की, तो ये ज्यादा से ज्यादा 40 तक गए थे। मतलब प्रॉफिट अच्छा अर्न हो रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर। गेटेड भी नहीं थी। ठीक है जी। अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट थी। क्वालिटी भी अच्छी थी। सेलर अलाउ भी कर रहा है। तो अब उसके बाद वाला जो स्टेप होगा, उसके बाद हम लोग सेलर से कांटेक्ट करेंगे, उससे ईमेल करेंगे, उससे अप्रूवल लेंगे, फिर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हमारा काम क्या है? अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट को हंट करना है। और ये होल सेल के अंदर वो चीज नहीं होती कि जैसे आपको प्रोडक्ट मिल गई जी जी, हमें प्रोडक्ट मिल गई, लो जी हमारा काम हो गया। होल सेल के अंदर ब्रांड का मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के मिलने से। होल सेल में हम लोग ब्रांड्स हंट करते हैं। ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने हजारों प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की होती हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा सेल आ रही होती है, और वो ब्रांड्स उन प्रोडक्ट्स के ऊपर दूसरे सेलर्स को होल सेलिंग अलाउ कर रहे होते हैं। आपके पास जो भी होल सेल का लेट्स सपोज आता है, क्लाइंट आता है, वो आपसे प्रोडक्ट से पहले वो आपसे ब्रांड की डिमांड करते हैं। वो आपसे पूछते हैं मुझे ब्रांड बताओ। और होल सेल के अंदर ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हम लोगों ने उनको तब तक ब्रांड का नहीं बताना क्योंकि ब्रांड हमारा एसेट है। ब्रांड ने हमें पैसे कमा के देने हैं। ब्रांड हमसे राजी तो हमारा होलसेल का बिजनेस सक्सेसफुल। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करना मकसद नहीं है। यहाँ पे मकसद है कि मल्टीपल ब्रांड्स हंट होना। आप एक होलसेल के बीए हैं, आपके पास 10 या 20 ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। मतलब टोटल मिला के आपके पास कोई 10 तकरीबन कोई 15 से 20 आपके पास होलसेल सेलर्स हैं जिनकी अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं। हजारों के करीब उनके ऊपर सेल्स आ रही हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपके पास हजारों डॉलर्स की आपके पास एसेट बना हुआ है उस वीए का। वो उन ब्रांड्स को अपने क्लाइंट्स को देगा, और वो हर ब्रांड के पीछे क्लाइंट उसे 200-300 डॉलर देगा। ठीक है जी। तो ये होता है होलसेल के वीए के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करना। तो यहाँ पे हमारा मकसद है ब्रांड हंट करना। ब्रांड हंट हो जाएगा तो ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं ना, तो वो पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर लेते हैं कि ये अगर हमें एक ब्रांड मिले, वो कहे कि ठीक है जी आप मेरे ऊपर होलसेल कर सकते हैं, तो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हमें अलाउ कर देता है कि जी आप इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर होलसेल कर सकते हैं। तो एक ही ब्रांड से हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत ज्यादा एसेट बिल्डिंग कर देता होता है। तो ब्रांड हंट करना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। तो बाय बॉक्स का क्या होता है? बाय बॉक्स परसेंटेज वगैरह किस तरह विन की जाती है वो इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, मैंने एक और चीज बतानी है कि सारी अगर लेट्स तो मैंने भी हमने देखा कि हमने एक प्रोडक्ट देखी जिसके ऊपर चारों के चारों सेलर्स एफबीए के थे। अब मैं क्यों इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं किया है? मैंने इसलिए नहीं किया है कि कम से कम कोई एक सेलर एफबीएम का होता। कोई एक सेलर, मतलब अगर 100 में से 5% या 6% लोग ऐसे जरूर हो, 10 लोग है ना, तो उसमें से कोई एक बंदा या दो बंदे ऐसे जरूर हो जिन्होंने एफबीएम भी किया हो, ताकि उनको compete करना प्राइस में इजी होता है। एफबीएम वाले मजबूर होते हैं बेचारे, उनको मैक्सिमम प्राइस टारगेट करनी पड़ती है। प्रोडक्ट अगर 45 की है तो उनको $45 ही चार्ज टारगेट करनी पड़ती है। मैं एफबीए कर रहा हूँ, मुझे कोरियर चार्जेस कम पड़ रहे हैं, तो मेरे पास एक हैंड है कि मैं ना 45 करूं, मैं 43 कर लूं, 44 कर लूं या 42 कर लूं। तो जब मैं उनसे कम प्राइस टारगेट करूंगा तो मैं कम से कम, अगर फर्स्ट रैंक में नहीं आऊंगा बीएसआर में, तो कम से कम अगर 5 सेलर है तो कम से कम तीसरे या दूसरे नंबर पे तो जरूर आऊंगा। ठीक है जी।
FBA होने की वजह से। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि FBM वाले जरूर होने चाहिए लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि वो आपको बाय बॉक्स विन में परसेंटेज में बाय बॉक्स परसेंटेज विन करने में जरा हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो इन चीजों को हम लोगों ने जरूर वेरीफाई करना होता है ड्यूरिंग आवर प्रोडक्ट हंटिंग। ये था आज का हमारा बेसिक छोटा सा लेक्चर। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इससे, तो आप पूछ लें। सर आपने बोला है कि ब्रांड सर्च करने होते हैं, तो वो ब्रांड कैसे सर्च करना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड है, इसकी इतनी इतनी सारी प्रोडक्ट है कि नहीं वो प्रोडक्ट। वो और इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर ब्रांड में देख अप्रूवल भी लेंगे। होता है, वो भी आपने लेना सिखाना है अभी। जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। जी ये लिस्टिंग है, लेट्स सपोज इस लिस्टिंग के अंदर आ जाएं आप। अच्छा जी, लिस्टिंग में जब आप आते हैं ना, तो ये देखें जी, लिस्टिंग के टाइटल के नीचे ही ये बिल्कुल ये है मेन सेलर ओग्रो, ये मेन सेलर है। तो मेन सेलर का हमें यहाँ से पता लगता है। तो लिस्टिंग के बिल्कुल नीचे जो होता है ना, वो मेन सेलर होता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम मेंशन किया होता है, कुछ लोगों ने जो इंडिविजुअल होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम मेंशन किया होता है। ठीक है जी। जो लोग होलसेलर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपना स्टोर नेम मेंशन किया होता है, जिस तरह इसने किया हुआ है। और जो PL वाले होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम मेंशन किया होता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि मेन सेलर कौन है, या उसकी वेबसाइट क्या है, किस तरह। जी सर ठीक। जी हमजा से पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि एक तो ये है कि जो लिस्टिंग हमें, अगर एक लिस्टिंग के ऊपर होलसेल हो रही है और एट द टाइम हमें जो सी लिस्टिंग नजर आ रही होगी, तो बेसिकली बाय बॉक्स उसके पास होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 19 लोग बैठे हैं। जी हमें क्या पता बाय बॉक्स किसके पास है, हमें ये नहीं पता लगेगा। ठीक है जी। बाय जी बॉक्स सर। की परसेंटेज होती है। बाय बॉक्स कभी भी किसी के पास, अब यहाँ पे ये नहीं कि बाय बॉक्स अमेजोन के पास रहेगा जिसकी लिस्टिंग है। बाय बॉक्स क्या पता अभी इसके पास हो, इसके पास हो, क्या पता अभी इसके पास चल रहा हो। तो ये चीज हमें सिर्फ बाय बॉक्स की परसेंटेज का पता लग सकता है, लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि उस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है। वो सिर्फ जब हम इसको बाय करेंगे तभी पता लगेगा, कि जिसके मतलब पास जाके प्राइस, ऑर्डर गिरेगा इसका मतलब है बाय बॉक्स उसके पास था। सर जिसकी प्राइस हमें लिस्टिंग में जो प्राइस नजर आ रही होती है उसे मतलब प्राइस एक ही रहती है लिस्टिंग के ऊपर बेसिकली? जी बिल्कुल, प्राइस यही रहती है बेसिकली। जिस जिस यहाँ पे देखें ना 16.99 है। अब यहाँ नीचे आकर देखें कि किसने 16.99 प्राइस टारगेट की हुई है। जिसने टारगेट की हुई है इसका मतलब है उसके पास बाय बॉक्स है। सर यही मैं यहाँ पूछना पे चाह रहा टारगेट था की कि हुई है 16.9995 की हुई है, अमेजोन ने की हुई है, तो अभी इसके पास है बाय बॉक्स। सर यही पूछ रहा था कि जिसकी जो हमें लिस्टिंग में नजर आ रहा होगा बेसिकली बाय बॉक्स उसी के पास होगा एट द टाइम। अगर यहाँ हाँ, पे जो प्राइस सपोज, आ रही होगी ना, बेसिकली हाँ बाय बॉक्स के पास होगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं 29 प्राइस लिस्टिंग पे नजर आ रही होती, वो किसी और सेलर के पास होता। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। और सर सेकंड थिंग इज डैट के, अगर आपने कहा कि ये टूल्स की वजह से हम फाइंड कर लेते हैं ऐसी मार्केट जिसमें टूल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के, ऐसे वहाँ पे हम होलसेल की प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोडेंट करते हैं, उसका अलग से होगा? वहां पे बेसिकली जी बिल्कुल, वहां पे होलसेल का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। वहां पे हम मैनुअली ही करते हैं, वहां पे टूल तो होते नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग उन मार्केट के लिए होलसेलिंग करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि उधर का तरीका क्या है प्रोडक्ट हंट करने का। PL का तो आपको पता ही है, तो बहुत सिमिलर ही होलसेल का उधर ही है, उससे मिलता जुलता ही है तकरीबन। सही, थैंक यू सर। जी तैयब महमूद आप पूछें। जी सर, मुझे पूछना ये था कि ये जो लिस्टिंग में होते हैं, जो मी टू जिन्होंने किया होता है, वो सारे FBA के होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक मिनट, तो फिर सर आपने सर्च फिल्टर में FBA क्यों अप्लाई किया था? आगे मेन लिस्टिंग हमें FBA वाली मिले। अच्छा, एक FBA का होना जरूरी है? मेन लिस्टिंग का FBA होना जरूरी है। जी जी सर, ठीक है, शुक्रिया। जी किसी और ने कुछ पूछना हो? अच्छा जी, क्लियर हो गया, क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं अब यहाँ पे, उसका मतलब है क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, मैंने ये बताना चाह रहा था आपको कि
ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स ना हो, जिस तरह इसके ऊपर है ना 19 सेलर्स हैं, एक तो ये ना हो, ठीक है जी। और किसी कोई कोई ऐसा ब्रांड ना हो जो कि बहुत ज्यादा ना ऑथेंटिक कह लें आप, या बहुत ज्यादा वेल नोन ब्रांड। मतलब ये ना हो कि अब आप लोग नाइकी की प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं। वैसे होता ये है, मैं आपको बात बताऊं एक, कि अगर आप लोगों को फ्यूचर में किसी ऐसे ब्रांड से ऊपर से अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि आप ऐसा भी है, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप जो भी प्रोडक्ट हंट करते हैं उसका अप्रूवल ले ले। फिर अगर अप्रूवल के बाद अगर कोई बायर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर अप्रूवल मिल गया है तो आप उसको अपना एसेट के तौर पर अपने पास सेव करके रख सकते हैं कि इन इन ब्रांड ने मुझे अप्रूव किया हुआ है कि मैं इनकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करवा सकता हूँ। ठीक है जी। तो अगर फ्यूचर में आपको नाइकी वाले, या क्या नाम है आपको ये एडिडास वाले, या आपको ओक्सो वाले, या क्या नाम है उनका, अमेजोन तो नहीं कहेंगे बेसिकली, स्पेक्ट्रम वाले, हाँ स्पेक्ट्रम वाले हो गए हमारे पास, इस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स। तो अगर एक भी बड़ा ब्रांड आपको कह दे कि जी हम आपको अप्रूवल देते हैं, ठीक है जी, आप हमारी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करवा सकते हैं, मतलब अगर आपके पास एक बड़ा ब्रांड हो ना, तो मतलब वो उसके पीछे सेलर आपको 2,000, 5,000, 10,000 भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब अगर आपको लेट्स को फ्यूचर में ओक्सो वाले कह देते हैं कि जी ठीक है जी, आप हमारी लिस्टिंग में मीटू कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका तकरीबन 5 से 6 हजार का एसेट बिल्ड हो गया है। वो प्रोडक्ट आपकी 5 से 6 हजार की है, वो ब्रांड आपका एक सेलर के लिए 5 से 6 हजार। तो अगर आप दो सेलर को उसके ऊपर मीटू करवाते हैं तो इसका मतलब है 10,000। तो बड़े ब्रांड अप्रूवल ऐसे देते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उनसे अप्रूवल लेना। मतलब सालों की मेहनत लग जाती है किसी बड़े ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है जी। लेकिन स्टार्ट में हम लोग थोड़े रीजनेबल ब्रांड्स के साथ ही जाएंगे ताकि हमें आसानी से अप्रूवल मिल जाए और हम लोग स्टार्ट कर सके अपनी जर्नी एज अ वीए, होलसेल वीए की वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट में किन ब्रांड्स के साथ जाएंगे? हम लोग स्टार्ट में छोटे ब्रांड्स के साथ जाएंगे या रीजनेबल ब्रांड के साथ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा वेल नोन ना हो, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज ये है कि हो एज अ होल सेलर आपको एक चीज बहुत मिलेगी कि टॉयज की प्रोडक्ट पे जाएं, टॉयज की प्रोडक्ट पे जाएं, क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं, बहुत स्कोप है इसके अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आपके पास रेवेन्यू अच्छी है, आप इन स्टॉक रह सकते हैं। ये चीज मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि मेरा इस वर्ड के ऊपर कितनी वेटिज थी कि आप इन स्टॉक रह सकते हैं। अगर अगर आपके पास पीछे से सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, इन्वेंट्री बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छी बहुत ज्यादा हाई नीच के अंदर जा सकते हैं, जिस तरह किड्स टॉयज हो गए, जिस तरह ये क्लॉथिंग की नीशेज होगी, ठीक है जी, कर्टन वगैरह हो गए, इस नीच में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक तो रेवेन्यू थोड़ी है और पीछे से आपकी जो सप्लाई चेन है वो इतनी कोई फास्ट नहीं है, तब आप लोग इतनी बड़ी निशेस के अंदर ना जाएं, क्योंकि होलसेल के अंदर जो चीज आ जाके राउंड करती है ना, वो दो चीजों के ऊपर करती है, सॉरी तीन चीजों के ऊपर, प्राइस, बाय बॉक्स और इन्वेंट्री, स्टॉक। कितना स्टॉक अवेलेबल है आपके पास? अगर आपकी प्राइस अच्छी होगी आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपके पास बाय बॉक्स होगा आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपके पास स्टॉक होगा, आप इन स्टॉक होंगे तब आपको ऑर्डर मिलेगा। होलसेल में जो सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना, दो चीजों का आता है, एक आता है प्राइस का और दूसरा आता है स्टॉक का। जब प्राइस ज्यादा हो तब भी ऑर्डर नहीं मिलते, जब आपके पास स्टॉक कम हो तब भी ऑर्डर बहुत थोड़े मिलते हैं। कम स्टॉक की वजह से आपकी जो बाय बॉक्स परसेंटेज है वो गिर जाती है। तो मैं इसके ऊपर ना मैंने आपको एक दो टेक्निक्स बतानी है जो हुजैफा अली की मुझे पता लगी है कि कैसे हुजैफा अली स्टॉक की मदद से अपने सेलर्स को compete करता है। कैसे हुजैफा अली ने एक अंग्रेज को compete किया था स्टॉक की मदद से, क्या गेम खेली थी हुजैफा अली ने, तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक की बहुत इंपॉर्टेंट है ना होलसेल के अंदर, एक तो प्राइस की बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें अगर तो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ठीक है जी, आप किसी अच्छी नीश में जा सकते हैं, आप एक हाई सेलिंग नीश के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप में इनिशियल है, आप लोग अभी बहुत नए नए हैं और इतनी जल्दी इतना इतना बड़ी एक एसेट बिल्ड हो नहीं सकता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती है हमें, तो इनिशियली हम लोग मीडियम या नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे, ताकि हमारे पास अगर नॉर्मल स्टॉक भी हो, नॉर्मल प्राइस भी टारगेट करें, तो कम से कम ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए हमारे। ठीक हो गया जी? जी हमजा से पूछे।
सर अभी तो आपने कहा कि स्टॉक बड़ा मैटर करता है, मतलब स्टॉक हमारे पास, हमारा जो FB या अमेजोन के स्टोर में हमारा स्टॉक हर टाइम अप टू डेट रहना चाहिए, वो हमें बाई बॉक्स खरीदने में हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब सर हमारा जो मेन सप्लायर है, जो मेन सेलर है, जिसकी लिस्ट के ऊपर हमने होलसेल किया हुआ है, कभी मेरे ख्याल से वो तो नहीं है कभी सर हमें अपने से ज़्यादा स्टॉक अपडेट करने के लिए रखता होगा, मतलब हमेशा उसका स्टॉक ही ज़्यादा अपडेट रहता होगा, बाई बॉक्स भी उसके तो मैंने पास भी रहेगा थोड़ी देर ज़्यादा। पहले क्या लिमिट बताई है आपको? जी सर। मैंने थोड़ी देर पहले एक लिमिट बताई है सर शायद मैंने मिस कर दी, दोबारा रिपीट कर दें। कि मेन सेलर लिस्टिंग में सर उनको मौजूद बोलो नहीं होना रिकॉर्डिंग चाहिए। देख लें। मेन सेलर लिस्टिंग में मौजूद नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर मेन सेलर लिस्टिंग में मौजूद होगा तो वो इस तरह के काम करेगा। वो कभी भी हमारा स्टॉक ज्यादा नहीं होने देगा। उसको पता होगा कि इसने कितना स्टॉक भिजवाया है अमेजोन के वेयर हाउस में, कि वो हमारी प्राइस कभी मिनिमम नहीं रखने देगा हमें, तो वो लिमिटेशन हमारे पर लगा देगा। अगर मेन सेलर लिस्टिंग में नहीं होगा ना, तो हमारे पर लिमिटेशन नहीं लगेंगी। ना ही प्राइस की लिमिट लगेगी, ना ही स्टॉक की लिमिट लगेगी। हम इजीली अच्छी प्राइस compete करके अच्छा स्टॉक रख के हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। अगर तो मेन सेलर होगा तो फिर हमारा कोई मतलब बाय बॉक्स विन करने की ज्यादातर परसेंटेज हमारी कम हो जाएगी। तो यही तो मैंने लिमिट बताई है हमें, कि हमारे पास जो लिस्टिंग के ऊपर हमने मीटू करना है उसमें मेन सेलर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक। और सर सेकंड थिंग इज डैट कि जो अगर सपोज सर मुझे बाय बॉक्स मिला हुआ है और मेरी लिस्टिंग चल रही है, कोई सेल बायर आता है और वो देखता है सर न्यू ऑफर्स भी कि हमारे साथ में 4-5 और सेलर्स हैं जिन्होंने होलसेल किया हुआ है, तो क्या वो जिस तरह हम सर्च आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से और सेलर्स भी हैं जिन्होंने होलसेल किया हुआ है, तो वो उनकी बाय बॉक्स उनको जाके भी ऑर्डर दे सकता है, जैसे मतलब हम ढूंढ लेते हैं कि 4 सेलर्स और भी हैं। तो आमतौर पे बायर्स मतलब कि अगर किसी मेन सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं है, उसकी प्राइस थोड़ी है, पर बायर जो है ऑफर्स को देख के कम प्राइस वाले बायर सेलर को दे सकता है ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर उसी को जाएगा जिसके पास बाय बॉक्स होगा, ये लिमिट है। सही सही सही, थैंक यू सर।